बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि बिजली की कीमत कम करके शहबाज शरीफ साहब ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI से इक़्तिदार हासिल किया गया, जिसके बाद PTM के रहनुमाओं ने मिलकर पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण पैदा की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब का लंदन का दौरा मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 3 दिन जबकि नवाज शरीफ साहब 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बिजली की कीमत जो है कम करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद भी की उन्होंने। देखें, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं जी, उसमें हमारी क़यादत को पाकिस्तान में होना चाहिए। और अगर कोई बहुत ज़रूरी दौरे हों बाहर के, या बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है और जो सिंध के अंदर मामला चल रहे हैं, सिंध पंजाब में, मुझे नहीं पता कि ये क्या पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है, हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून है उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, क्या इनके मामलात हैं, लेकिन बहरान बहुत ज़्यादा हैं। तो इनको बैठ के यहाँ पे इसको मामलात को सुलझाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी हो अगर इन हालात में तो बाहर के दौरे करें। अगर समझते हैं कि ज़रूरी है दौरे तो करें। बिलावल साहब भी शायद जा रहे हैं बाहर 17 तारीख तक, तो जरदारी साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर मुल्क जो है उसमें तो बहुत इस वक्त इश्यूज़ ऐसे हैं कि क़यादत यहाँ पे मौजूद हो तो ही फिर मसाइल का हल होगा। तो अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर जा रहे हैं बाहर, ठीक है, लेकिन उसकी वजह कोई बात ज़ाहिर समझ में नहीं आती। जो तहरीक इंसाफ है उसके रहनुमा आपस में उनकी उलझने हैं, वो भी समझ से बाहर हैं कि इस वक्त वो क्यों इस वक्त वो आपस में दस्तों गिरेबां हैं। और हालात जो हैं वो दुनिया के तो बड़े पेचीदा और ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। जंगों के भी, नई जंगों के इशारे भी सामने आ रहे हैं। और मईशत तो जो मैंने कल भी बात की थी, और मतलब माशी तौर पे दुनिया लरज़ रही है इस वक्त। जंगें और उसके बाद कोविड और एक मुख्तलिफ ब्लॉक्स का टूटना और फिर टैरिफ्स का आना और ये सारा कुछ जो है, तो ये तो एक बहुत अब कल भी मैं बात कह रहा था कि बहुत ही अनसर्टिनिटी दुनिया में बढ़ गई है और बढ़ने जा रही है। और उसमें बेरोज़गारी और कसाद, अगर रिसेशन की तरफ दुनिया चली जाती है, जो JP मॉर्गन का कहना है कि 60% चांसेस हैं कि रिसेशन, कसाद बाजारी, यानी सारी मईशत ही ठंडी हो जाए पूरी दुनिया में और बेरोज़गारी बढ़ जाए, और ये सारा आने वाले दिनों में है। 70% जो EU की एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका की तरफ जाती हैं, और उनको 380 बिलियन, कितने 380 बिलियन का यूरोपीय मुल्कों को सालाना का नुकसान है। 380 बिलियन। ये वो EU है जो आज से ठीक एक हफ्ता पहले, जो 12 दिन पहले, कोई 800 बिलियन के कोई कोलिजन ऑफ विलिंग बनाने की फौजी खर्चे की बात कर रहा था। इन टैरिफ्स के नतीजे में उनको 380 बिलियन का उनको नुकसान है। और उन्होंने जो है वो भी जवाब में, यूरोपीय यूनियन ने जवाब में 28 बिलियन के टैरिफ्स अमेरिका पे आयद कर दिए हैं। तो यानी 3 मुल्क ऐसे हैं अभी तक जिन्होंने अमेरिका पे जवाबी टैरिफ्स आयद किए हैं। EU मुल्क तो नहीं है, लेकिन EU ने 28 बिलियन डॉलर के टैरिफ्स आयद कर दिए हैं अमेरिका पे। और उसमें मुखालफत इटली की तरफ से हो रही थी, स्पेन की तरफ से हो रही थी, लेकिन मैक्रों और जो जर्मनी है उन्होंने, अच्छा इसका इजलास कल होगा और इसके ऊपर वोटिंग होगी मंगल या बुध को, और उसके बाद फिर इसका फ़ैसला होगा कि ये 28 बिलियन जो हैं ये अमेरिका को जवाब दिया जाए कि ना जवाब दिया जाए। क्योंकि कनाडा ने जवाब दिया है, और कनाडा की तरफ से जो है वो उनके ऑटोमोबाइल्स पे, और जो उन्होंने कहा है कि हम मैच करेंगे जितने हमारे
ऊपर टैक्स लगे हैं। अभी तो टैक्स नहीं लगाओ, अभी तो टैरिफ नहीं लगे, पहले उन पे लग चुके हैं, वो जो एल्युमिनियम और वो। तो उनके जो वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म है मार्क कैर्नी, उन्होंने कहा है कि 35 बिलियन के हम टैक्सेस अमेरिका पे लगाएंगे। और अभी इलेक्ट उनका फ़ाइनल होना है, ऐलान वगैरह, उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब वगैरह, लेकिन वो बहरहाल वो अगले रहनुमा है, तो उन्होंने ये कहा है कि 35 बिलियन, तो 35 बिलियन की वो टैरिफ आयद करने जा रहे हैं, और EU की तरफ से अमेरिका पे हो रहा है, और साथ ही चाइना 34 बिलियन के टैक्स, 34% टैरिफ जो है वो चाइना आयद कर चुका है अमेरिका के जवाब में। तो पूरी दुनिया की मईशत तबाही और बर्बादी का शिकार है इस वक्त। और कल अब जो स्टॉक मार्केट्स खुलेंगी तो उन स्टॉक मार्केट्स में फिर कल ब्लड बाथ दोबारा हमें नज़र आएगा मज़ीद, और ये ब्लड बाथ होगा। और इसके ऊपर जो है ये सारे इश्यूज तो अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अजीब व गरीब वाक़यात हैं। यूरोपीय यूनियन जो है वो, उन्होंने आज से पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में EU को अगर देखें हम कि EU में क्या होता रहा टैरिफ से पहले, तो यूरोपीय ममालिक के इजलास होते रहे कि जी अमेरिका अगर निकल भी जाता है तो हम रशिया से लड़ेंगे, और कोलिजन ऑफ विलिंग बनेगी, $800 बिलियन इकट्ठे होंगे। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कई इजलास तलब किए, हम इसमें डिस्कस करते रहे। प्रेसिडेंट मैक्रोन जो बरतानवी वज़ीर आज़म है केयर स्टेमर, वो बाकी जो हैं जर्मन्स, बाकी लोग कि हम किसी सूरत यहाँ पे अमेरिका निकल भी जाता है तो हम यहाँ पे अपनी फ़ौज बनाएंगे, अपनी डिफेंस स्पेंडिंग्स को बढ़ाएंगे। हम यहाँ पे जो हैं वो कई इजलास हुए प्रेसिडेंट मैक्रोन के ज़ेर सदारत भी, और बाकी बरतानिया भी, और सारे। अब जनाब, अब मैंने कहा ना कि बहुत ऐसी बातें हैं कि उसको समझ से बाहर है कि क्या एक अजीब सी सूरत हाल है। अब EU की तरफ से ये फैसला किया गया है कि हम भी रशिया से मुज़ाकरात करें। अगर अमेरिका कर रहा है तो हम भी करें, तो एक खिड़की खोल के मुज़ाकरात करने में क्या हर्ज है। अगर वहाँ स्टीव विटकॉफ के तहत के ज़रिए जो है, और उनके जो किरिल दिमित्रिव हैं उनके ज़रिए अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो EU को भी मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने जिस शख्सियत को ज़िम्मा लगाया है कि आपने प्रेसिडेंट पुतिन से मुज़ाकरात करने हैं अब यूरोप के बिहाफ पे, तो 8वीं स्लाइड अगर हम देखें तो वो शख्सियत जो है वो खुद प्रेसिडेंट मैक्रोन है। यानी वो प्रेसिडेंट मैक्रोन, मैं डेली टेलीग्राफ को देख रहा हूँ और मतलब आदमी पढ़े और सर धुने। भाई प्रेसिडेंट मैक्रोन तो अभी कोलिजन ऑफ विलिंग बना रहे थे, ये 8 स्लाइड टेलीग्राफ क्या बता रहा है, कुछ समझ से बाहर है चीज़ें, कहाँ क्या है कुछ हमें समझ में, मतलब मैक्रोन जो हैं वो पॉइंटमैन होंगे सीज फायर टॉक्स के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से। और प्रेसिडेंट पुतिन से ये कैसे, इन्होंने तो ये तो अभी मतलब अभी थोड़े दिन पहले तो वहाँ पे नेटो के इजलास हो रहे थे, ब्रसल्स में इजलास हो रहे थे, कोई कोलिजन ऑफ विलिंग बन रहा था, कोई रशिया से लड़ाई होनी थी, कोई फौजों ने इकट्ठा होना था, कोई डिफेंस स्पेंडिंग। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ही पुतिन से मुलाकात के लिए जो है वो पॉइंटमैन होंगे। मतलब बस ये मतलब आदमी सुने और सर धुने की क्या हो क्या रहा है दुनिया में। अच्छा, प्रेसिडेंट मैक्रोन बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, और ये जो है ये जब जंग शुरू हो गई ना 2022 की, तो ये जंग इवन शुरू होने के बाद, रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद भी ये जाके मिले प्रेसिडेंट पुतिन से। और प्रेसिडेंट पुतिन से जब ये मिले तो 20 फुट लंबी एक मेज के एक कोने पे प्रेसिडेंट पुतिन और एक कोने पे प्रेसिडेंट मैक्रोन। तस्वीर देख के आदमी सोचेगा ये कैसी मेज है,
ये मतलब 20 फुट के फासले के ऊपर ये दो लोग एक जनाब बैठे और ये आपस में पता नहीं ये माइक के थ्रू बात हो रही थी क्या, बहुत बड़ी मेज दरमियान में रखी गई। ठीक है, अच्छा अब मिलेंगे तो देखते हैं कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, क्या होता है। एक बहुत बड़ी मेज दरमियान में, हैरान कुन हद तक मेज। अच्छा जी, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मिलना चाहिए, मिलें। लेकिन जो मसला है वो ये है कि ये मेज क्यों रखी गई थी, इतनी दूर ये क्यों बैठे थे? दूर इसलिए बैठे थे, लोगों की को याद दिला दें, ये देखें ना, मतलब ये भी क्या तमाशा है, दूर बैठे थे बहुत, उसी इसलिए कि प्रेसिडेंट मैक्रोन जब वहां उतरे मॉस्को, तो मॉस्को में उन्होंने कहा हम आपका कोविड टेस्ट करवाएंगे। मैक्रोन ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि कोविड का टेस्ट मैं रशिया में नहीं करवाऊंगा, और उसकी वजह यह है कि मेरा जो डीएनए है कोविड टेस्ट के दौरान वो रशियंस चुरा लेंगे। यहां मैं कोट कर रहा हूं रॉयटर्स 12, ये है 11 फरवरी 2022 का। मैक्रोन रिफ्यूज्ड रशियन कोविड टेस्ट इन प्यूटिन ट्रिप ओवर डीएनए थेफ्ट फियर्स। दूर खड़े हैं, देखें डिस्टेंस, देखें इनका, दूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेज देखें कितनी दूर है। ये भी तारीख के में इंटरेस्टिंग वाकयात है ना। अच्छा, उस फिर फॉर्ब्स ने भी स्टोरी को कवर किया 13th। उन्होंने कहा कि टेबल सेपरेटिंग मैक्रोन एंड प्यूटिन वाज सो लॉन्ग ड्यू टू मैक्रोन्स रिपोर्टेड फियर्स ओवर रशियन स्पाइंग वाया पीसीआर टेस्ट। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको और ग्लैमराइज किया। 14th उन्होंने कहा मैक्रोन रिफ्यूज टू टेक अप रशियन पीसीआर टेस्ट, द क्रेमलिन सेज, सो ही फेस प्यूटिन एज अ 20 फुट टेबल। 20 फुट दूर बैठे, उन्होंने कहा ये मेरा डीएनए चुरा लेगा। अच्छा, अब डीएनए क्यों चुरा लेगा भाई, डीएनए का क्या चक्कर है? तो उसके लिए हम 2012 में चले जाते हैं। 2012 में जाके अटलांटिक, ये अटलांटिक जिसने अभी ये सिग्नल चैट का पूरा स्कैंडल सामने लेकर आए, उन्होंने उस जमाने में एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें एक आर्टिकल आया था, और वो था हैकिंग द प्रेसिडेंट्स डीएनए 15th। और वो कहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ा उसमें इंपॉर्टेंट उनका कंसर्न है कि जो प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा का डीएनए उसको प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डीएनए है ये अगर डीकोड हो जाता है तो जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइजिंग इंफॉर्मेशंस, और आगे बहुत देर नहीं लगेगी, उस वक्त टेक्नोलॉजी और ये जो बायोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी और ये वायरोलॉजी और ये सारे काम जो हैं, जो ये सारे लैब्स शुरू हो गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये आगे जाके बहुत दूर नहीं लगेगी, नॉट टू डिस्टिंक्ट फ्यूचर, दे मे प्रोवाइड समथिंग मोर एज वेल, द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ पर्सनलाइज्ड बायोवेपन्स दैट कुड टेक डाउन अ प्रेसिडेंट एंड लीव नो ट्रेस। यानी अब डीएनए क्या है, नाखून, बाल, ऐसे कपड़ों पे, तो जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो खामोशी से अपने प्रेसिडेंट के डीएनए को भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो डीएनए है वो उससे स्पेसिफिक बायोवेपन तैयार हो सकता है, और वो बायोवेपन जो है वो प्रेसिडेंट की जान ले सकता है। तो अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है उसने उसके बाद फिर अपने प्रेसिडेंट्स के, और ये मैं यूनाइटेड स्टेट्स 16th ये उनके प्रोटोकॉल को यहाँ पे करके और फिर बात आगे निकालते हैं हम। 16th प्रोटेक्टिंग लीडर्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो सीक्रेट सर्विस है वो अपने प्रेसिडेंट को साइबर और केमिकल और बायो वेपन्स से भी महफूज रखती है। तो बायो वेपन से, सॉरी बायोलॉजिकल वेपन्स, तो बायोलॉजिकल वेपन से महफूज रखने के लिए एक तो बायो वेपन्स और वो सारी चीज़ है ना कि कोविड फैल के बारे में, बायोलॉजिकल वेपन वो प्रेसिडेंट के डीएनए को
सीक्रेट सर्विस सेव करती है कि वो स्पेसिफिकली इसीलिए वो मैक्रोन ने अपना टेस्ट नहीं करवाया था। ठीक है, मैक्रोन ने कहा मेरे डीएनए चोरी करके और ये अटैक हो जाएगा आगे जाके, स्पेसिफिकली ये कोई ऐसा बनाएंगे। अब मैक्रोन जो है वो उनके पॉइंट मैन हैं जो गुफ्तगू शुरू करेंगे वहाँ से, और गुफ्तगू उनकी स्टार्ट करेंगे EU मैक्रोन के तहत। मैक्रोन जाहिर है कि वो मतलब मैक्रोन ठीक है, मतलब उनका जो भी स्टांस है, लेकिन उनकी एक जो है वो जंग शुरू होने के बाद भी वो गए थे, और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनका वो लव एंड हेट वाला सिलसिला है, जैसे वो ट्रम्प के साथ रहा है ना, पहले उन्होंने ब्रेन डेड कह दिया था नेटो को। तो वो जो है वो मैक्रोन जो है वो अगर जाते हैं तो मैं कहता प्रेसिडेंट पुतिन उनको वेलकम भी करेंगे, बातचीत भी होगी और मेज़ भी छोटी होगी। तो वो जो है उनको उनकी जिम्मेदारी लगा दी है कि जी वो वहाँ पे जाके मिलेंगे, बात करेंगे और वो यहाँ पे मामलात देखेंगे। और इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम का कहना है कि कोई 50 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया है कि जी बराए करम ये टैरिफ कम करें, हम ये नज़र षानी करें। और उसमें जो है वो पाकिस्तान भी कह रहा है, बाकी मुल्क भी कह रहे हैं कि नज़र षानी करें, बराए करम ये टैरिफ वैरिफ कम करें आप। लेकिन क्या वो टैरिफ कम करेंगे या नहीं करेंगे? पूरी दुनिया में कल मुजाहरे हुए हैं उनके और इलॉन मस्क के और ट्रम्प के खिलाफ, पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए हैं, अमेरिका समेत। लेकिन यह है कि क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे, अभी ये सवाल है। क्योंकि उसकी वजह यह है, जो मैंने कल भी बात की थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। बात यह है सारी कि पहली जंग अजीम जो है उसका जब खात्मा हुआ तो बरतानिया सबसे अमीर मुल्क था और दुनिया की सारी करेंसीज स्टर्लिंग पाउंड्स के साथ थी। और जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तो बरतानिया का कर्जा इतना बढ़ चुका था क्योंकि उसने अपना पैसा सारा फ्रांस को दे दिया, और वो फ्रांस को जो दिया वो असल में अमेरिका को, फ्रांस ने बरतानिया को देना था, बरतानिया ने अमेरिका को देना था। इत्तेहादी जो जीत गए थे उन्होंने बरतानिया को देना था, बरतानिया ने अमेरिका को देना था। तो बरतानिया ठुस हो गया, पैसा वापस नहीं कर सका, और उसके नतीजे में डॉलर निकल के आ गया, आगे और डॉलर आ गया और डॉलर बादशाह बन गया। और डॉलर जो है वो डॉलर उन्होंने कहा डॉलर 1971 तक सोने के बराबर रहा, यानी 35 कागज़ के टुकड़े जो डॉलर हैं, पेपर करेंसी, वो आप दें तो असल में 35 कागज़ के टुकड़े नहीं है, वो 1 आउंस डॉलर है। तो लोगों ने धड़ाधड़ डॉलर की तरफ, फिर वो अलग भी कर दिया उन्होंने निक्सन शॉक के जरिए, लेकिन लोग डॉलर की तरफ ही रहे कि डॉलर भी बड़ी चीज़ है। अब जंगे, अब ये है कि कर्जे, अब ये है कि आमदनी से ज़्यादा खर्चे, ठीक है, जिसको आप खसारा कहते हैं, इंटरनेट डेट या जो भी, अफगानिस्तान की जंग, फलाना, USA, करप्शन, ये वो सारा। दुनिया का सबसे ज़्यादा मकरूज मुल्क अमेरिका है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा मकरूज मुल्क है। हम कहते हैं पाकिस्तान पे इतना कर्जा चढ़ गया है, फलाने मुल्क पे इतना कर्जा है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अगर किसी मुल्क पे चढ़ा हुआ है तो अमेरिका है। और अमेरिका ने 36 ट्रिलियन डॉलर्स देने हैं। 36 ट्रिलियन डॉलर्स का अमेरिका मकरूज है। अच्छा, अब ये जो 36 ट्रिलियन डॉलर्स हैं अमेरिका ने जो वापस करने हैं, तो ये 36 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका कहाँ से या क्यों फंस गया कि दुनिया को जाहिर करता रहा कि भाई हम तो बड़े अमीर मुल्क हैं, और लोग भी समझते रहे कि भाई बड़ा अमीर मुल्क है और पैसे देगा और ये करेगा और वो करेगा और सारा कुछ करेगा। लेकिन उसके 36 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्जा है वो इस तरह से है कि अगर हम ये 8A देखें तो ये 36 ट्रिलियन, उसमें से 29 ट्रिलियन का जो डेट है वो उन्होंने अवाम का देना है, ठीक है। नेशनल डेट हैज़ नाउ सरपास्ड, अगर हम दिखा सकें 8A स्लाइड, और यहाँ पर मैं ये कोट कर रहा हूँ, ये पीटरसन फाउंडेशन, ठीक है, पीटरसन फाउंडेशन को मैं कोट कर रहा हूँ, ये उनकी डिटेल्स हैं। अच्छा, अब इसमें जो है 36 ट्रिलियन पे अगर हम जाएं दोबारा वापस, 36 ट्रिलियन जो पहली स्लाइड थी उसमें यह है कि 36 ट्रिलियन में से 29 ट्रिलियन जो है ये पब्लिक का है, ये ऊपर जो में लिखा नजर आ रहा है, यानी अवाम ने कुछ सिक्योरिटी बॉन्ड ले लिए, कोई अवाम ने वहाँ पे जो है वो बैंकों में रखा हुआ फलां कमर्शियल बैंक, ये अवाम का है। और बाकी जो है वो आपस में ही हुकूमत ने अपने
यानी कोई सोशल सिक्योरिटी का पैसा उठा लिया, इधर से उठा लिया, इधर से उठा लिया, ठीक है। और ये जो 36 ट्रिलियन है, ये दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं, इंडिया, जापान, जर्मनी, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, इन सबसे ज्यादा है या उनके बराबर है तकरीबन। और हर अमेरिका का जो घर है वो $2,74,000 का मकरूज है, या हर शख्स $1,07,000 का मकरूज हो चुका है। क्यों? जंगें, आमदनी से ज्यादा अखराजात, ये जहाज बेचो, फलां करो, जंगें करो, ये करो, दुनिया भर में चढ़ाए। जो मैंने पहले कल बात की थी कि अमेरिका, बरतानिया का जो गरूब हुआ सूरज, उसमें ये था कि उनके पास कर्जा चढ़ गया था। तो दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क इस वक्त अमेरिका है। अब ये आगे देखें आप, ठीक है। और ये अगर ये बढ़ता गया कर्जा, तो 23 सालों में ये कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, ये फिर इनकी पूरी इन्होंने बात की है, और ये डेट इनका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये इनकी इकॉनमी जो है, ये इकॉनमी इनकी बड़ी खस्ता हाल हो चुकी है अमेरिका की। और मैंने कल भी बात की थी, और 36 ट्रिलियन इज इनफ टू कवर अ पब्लिक 4-year डिग्री फॉर एवरी ग्रेजुएटिंग यूएस स्कूल स्टूडेंट फॉर 106 साल। इतने पैसे हैं कि ये इतना कर्जा है कि हर स्टूडेंट जो है अमेरिका का, उसके 106 साल तक उसकी जो 4 साल की डिग्रीज हैं वो पूरी होती हैं। इतना कर्जा अमेरिका पे चढ़ चुका है। और वो उसके बाद ये कहते हैं कि वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इनफ ऑन अवर फ्यूचर। क्या हम खर्च कर रहे हैं? खर्च क्या कर रहे हैं? उनका खर्चा देखें अमेरिका का, $3 बिलियन एक दिन के सिर्फ सूद पे। जो सूद ले रखा है उसके ऊपर $3 बिलियन वो हर महीने का अमेरिका खर्च करता है। और ये जो है फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ये बात कोई अच्छी नहीं है। ये जो रिपोर्ट है ये अपडेटेड है 22 नवंबर 2024 की, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद। अच्छा, अब बात सारी ये है कि ये तो कोई ये वही सूरत हाल होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा, जो मैंने आपसे कहा ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और जो हालात पैदा हुए, वो हालात ऐसे हुए कि जिनके नतीजे में प्रेसिडेंट ट्रंप को आके ये इक़दामात उठाने पड़े। अब मुजाहरे हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं दुनिया में, जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन उसके नतीजे में उनकी मईशत एक ऐसी जगह जाके खड़ी हो गई है कि वहाँ पर अगर हम ये वर्ल्ड ऑफ डेट देखें ना, वर्ल्ड ऑफ डेट, तो इसमें डेट का जो दुनिया है, अच्छा इसमें जो है, इसमें थोड़ा सा कम बताया उन्होंने। 59 ट्रिलियन ग्लोबल जो डेट है वो बढ़ चुका है 42.4 ट्रिलियन तक। 2015 ये जो है ये पहुंच गया था 59.7 तक। अमेरिका जो है ये रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है, नहीं ये है IMF आउटलुक 2024 की। अच्छा, ये भी पिछले साल का ही है। तो इसमें अमेरिका जो है ये सबसे ज़्यादा डेट है, इसमें ओवर 36 ट्रिलियन इन गवर्नमेंट डेट अगर आप देखें। और ये IMF का आउटलुक है, ये ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अगर हम इसको बिल्कुल बॉटम पे जाएंगे तो हमें IMF लिखा नज़र आ जाएगा। उसके बाद जापान है, फिर चाइना है, फिर सिंगापुर, कोरिया, मलाइशिया। अच्छा, फिर उसके बाद छोटे छोटे मुल्क हैं, इसमें साउथ अफ्रीका का कम है, सूडान। ये पाकिस्तान किधर है भाई? पाकिस्तान का होना चाहिए कहीं ना कहीं। एक मिनट, डेनमार्क, ये रोमानिया, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, कनाडा, इटली। हम लोग कहीं हैं, हमें भी कर्जा लिया हुआ, लेकिन इतने बड़े हम हैं नहीं जितने बॉटम लेफ्ट साइड। हाँ, कहाँ पे हैं? बॉटम लेफ्ट साइड। बॉटम लेफ्ट साइड पे अच्छा होंगे कहीं, ठीक है, हम हैं कहीं दरमियान में। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि IMF का जो कर्जा है वो सबसे ज़्यादा जो डेट लिया हुआ दुनिया में वो तो अमेरिका ने लिया हुआ है। देखें ना, ये अब बात बड़ी एक यानी परेशान कौन बात है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर हम ये 7 स्लाइड देखें तो हु ओन्स, अच्छा उनका स्टॉक मार्केट किसका है ये भी तो देखें। उनके स्टॉक में, उनका स्टॉक किसका है? 65% स्टॉक जो है उनका, जो उन्होंने खरीदा हुआ है, वो गैर मुल्की हैं, अमेरिकन नहीं है। उन्होंने स्टॉक में पैसे लगाए हुए हैं। तो जो पैसा डूब रहा है, ये वो लोग बाहर का पैसा निकाल के ले जाएंगे अपना, क्योंकि वो 65% वो
जो है वो 40 ट्रिलियन के करीब हु ओन्स यूएस स्टॉक, ये 2019 का, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो 1965 में शायद ये 5% था, पता नहीं कितना था, उसके बढ़ते 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 ये सारा फॉरेनर्स के पास उनका स्टॉक है। वो फॉरेनर्स आप देखें येलो में फॉरेनर्स तो स्टॉक उनका ज़्यादा जो है वो तो गैर मुल्कियों के पास है। तो इकॉनमी का जो है ना वो अच्छा खासा बुरा हाल है। ऊपर से उनके जो सेक्रेटरी खजाना है बड़े ज़बरदस्त आदमी है, कहने में क्या हर्ज है, स्कॉट बेसेंट। उन्होंने ज़ाहिर है मुल्क की अपनी वैसी, हमारे हर वजीर ख़जाना हर मुल्क ऐसी बातें करता है। उन्होंने जो बात की है, उन्होंने जनाब वो एक टकर कार्लसन को इंटरव्यू दिया, घंटे का सुनने वाला है, उस इंटरव्यू को बैठ के सुने और सर धुने, ठीक है। वही कहते हैं कि ये जो स्टॉक्स जो डूबे हैं ना, ये जो मार्केट्स डूब गई हैं सारी, ये हमारा इशू नहीं है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का इशू नहीं है, बल्कि ये मैग्निफिसेंट 7 का इशू है। वो डूब गए हैं ना, वो टेक वाले, तो वो डूब गए, उनका इशू है, वो शोर कर रहे हैं, उनकी वजह से ज़्यादा खप पड़ी हुई है। ये बाकी जो अमेरिका है वो सारा सेटल है। अच्छा, तो रॉयटर्स वो कहते हैं कि जो मार्केट ड्रॉप है ये मैग्निफिसेंट 7 का इशू है, नॉट अ मेगा 1। अरे भाई, अब उनके जो मैग्निफिसेंट 7 है, ये टेस्ला और एप्पल और गूगल और एनवीडिया और अमेजॉन, उन्हीं पे तो सारा खड़ा है, और मेटा और ये सब। वो कह रहे हैं उनका प्रॉब्लम है, हमारा इशू नहीं है। और CNBC पे यही कोट कर रहा है कि ये जो है ये मार्केट के अंदर जो ज़्यादा खप डाली हुई है ना, ये टेक वाले गिर गए हैं, उनका स्टॉक गिरा है टेक वालों का, तो वो खप पड़ी हुई है। उनकी टेक ही तो सारा चला रही है अमेरिका को, सबसे बड़े तो टेक के लोग हैं ना, उनकी बड़ी मैशत तो टेक है। और ये जो है ये, अच्छा फॉर्च्यून वाला, ये खबर बन गई ना। अच्छा, ये फॉर्च्यून 27 वो सेक्रेटरी बेसेंट ने ब्लेम कर दिया ये सेल आउट मार्केट में, AI बबल, ये जो है ये मैग्निफिसेंट 7 का प्रॉब्लम है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बबल डिफ्लेट वो हो रहा है, सारा उन्होंने ऐसी तैसी फिर दी उन्होंने ये बात करके। वो बिल्कुल एनवीडिया और ओपन AI और अल्फाबेट और मेटा, उनको साइड पे फेंक दिया उठा के। अब इशू ये है कि ये मैग्निफिसेंट 7 का 1 ट्रिलियन तो डूब चुका है, ये अगर हम CNBC को कोट करें। और फिर जो है वो ये वॉर चूंकि इंटेंसिफाई हो रही है, ये तो अब ये जो बयान इन्होंने दिया है, इन्होंने डिसोन कर दिया है। इन्होंने देखे ना, ये इस तरह नहीं। अब मुझे बताएं कि जो $2300 का एक आईफोन होने जा रहा है अमेरिका में, एक उनका मेरे ख्याल से 700 प्लस एक था, ये जो इनका आया था आईफोन 16, एक उनका जो प्रो था मेरा ख्याल है वो शायद 1100, मैं अगर इसमें गलत माजरत अगर कोई फिगर्स ऊपर नीचे हो जाए, 1100-1200 का शायद उनका प्रो था एक। मतलब वो जो बेहतरीन उनका आईफोन था वो 500, 600, 700 से शुरू होके 1100, 1200, 1300 तक होता, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल का आईफोन वहाँ पे हुआ होता है। अब उनका वो 2300 पे सबसे जो यानी आप सोचें कि सबसे जो कम जिसमें सलाहियत है उस आईफोन की, वो $2300 का होने जा रहा है। तो बात यह है कि मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ फास्ट कंपनी को, 2300 फॉर एन आईफोन। और ये आईफोन जो है ये वो है जो सबसे कम है। अगर 54% ये लेवल लगती है तो 2300 का आईफोन हो जाएगा। अब मुझे बताया आईफोन खरीदेंगे लोग, या लोग कहीं से कहेंगे भाई कहीं से लेकर आ जाओ चीन का एक फ़ोन कहीं से, और लेकिन वो बॉर्डर पे पकड़ा जाएगा, एयरपोर्ट पे पकड़े जाएंगे स्मगलिंग करते हुए कि अच्छा फ़ोन ला रहे हैं चाइना से उठा, तो लोग क्या करेंगे भाई। अच्छा, साथ ही इन्होंने इनको फारिग कर दिया, एनवीडिया को, एप्पल को, उनका ब्लड बात हुआ। अब उनके वो देखें जो कल भी हमने दिखाया था, वो सारे उनके लाइन से वो ऐसे ऐसे कैसे गिरे हैं उनके। अच्छा, वो कह रहे हैं ये मैग्निफिसेंट 7 वाले टेक वालों ने रोना धोना डाला हुआ है, बाकी तो मैशतें ठीक है। भाई बोइंग भी गिर गया उनका, उनके बोइंग गिरने से मेरा खुदा खासा जहाज नहीं गिरा, मतलब बोइंग के शेयर्स भी गिर गए हैं, बाकी भी गिर गए हैं उनके। लेकिन वो कहते हैं कि कोका कोला का तो ठीक जा रहा है, मैकडोनल्ड्स का भी ठीक जा रहा है,
अच्छा वाकई ठीक जा रहा है, कोका कोला का, मैकडोनल्ड्स का, ये पेप्सी का, ये पिज्जा हट का, उनका ठीक जा रहा है, उनकी शेयर नहीं गिरे ना, गिरे इनके। बर्फ गिरती है तो बेचारे टेक वालों पर, अब वो टेक वालों पे गिर गया सारा, तो वो उधर जो है वो उन्होंने कहा ये तो फारिग लोग हैं, और अब ये वो लोग हैं जो सारे उनके साथ खड़े हुए थे जब प्रेसिडेंट ट्रंप की जो वोट टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, और वो वहाँ खड़े थे, और वो इलॉन मस्क और ये और टेस्ला पे हंगामे शुरू हो गए, लोगों ने टेस्ला की गाड़ियाँ वाड़ियाँ तोड़नी शुरू कर दी हैं, हंगामे को देखिए ना। इशू ये है सारा कि ये और अच्छा ये ध्यान में रखे कि मकरूज क्यों हुए, मकरूज इसलिए हुए कि जिस वजह से बरतानिया मकरूज हो गया था, अमेरिका को पैसे नहीं दे पा रहा था। अब ये पैसे दुनिया के, आपको पता है सबसे ज्यादा डॉलर किसके पास है दुनिया में? सबसे ज्यादा डॉलर किसके पास? चाइना के पास। चाइना के पास सबसे ज्यादा डॉलर है, पता नहीं 3 पॉइंट कितने ट्रिलियन डॉलर हैं, और चाइना ने वो इन्वेस्ट किए हुए हैं मुख्तलिफ बैंकों में, यूरोप के आगे पीछे, और हर साल पता नहीं कितने मिलियन उनको इंटरेस्ट मिलता है, शो नहीं करता चाइना। सबसे ज्यादा डॉलर अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका के डॉलर सबसे ज्यादा, अमेरिका की करेंसी चाइना के पास है। अमेरिका के पास कम डॉलर्स हैं, चाइना के पास ज्यादा डॉलर्स हैं। जी ब्रेक के बाद सब डिस्कस कर लेते हैं। जी कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, 8 अप्रैल को समाअत होगी। देखें क्या होता है जी उसमें, ये तो मैन मेड क्राइसिस है, और इस वक्त हालात ऐसे हैं दुनिया के कि मेरा ख्याल है कि सबको इस वक्त ये देखना चाहिए कि ये जो बड़े इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी का इशू है, बाकी इश्यूज़ हैं, सोशल अनरेस्ट अगर फैलता है आने वाले दिनों में, और जो कि है ऑलरेडी, देखें ना 2 सूबों में मुजाहरे हो रहे हैं इस वक्त, 1-2 सूबों के हालात जो हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, लोग परेशान हाल हैं, तो इस वक्त जो है वो हमारी लीडरशिप को अवाम में बैठ के और उनके मसाइल को हल करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। मसाइल ये नहीं कि हल हो जाएंगे सारे, लेकिन उनके दरमियान में होना चाहिए उनको, बजाय इसके कि वो बयानात और ये एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशियाँ और ये सारा, और मनी मिंटिंग कर रहे हैं ह्यूज लेवल पे। तो ये जो है ये मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो उन्होंने ये कहा है वहाँ पे, जो किरिल दिमित्रोव वहाँ पे मौजूद हैं, रशिया के इन्वेस्टमेंट बैंक के सरबराह, जो यूक्रेन में जंगबंदी नहीं हो रही ना अभी तक, तो वो वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की हैं, और मुलाकातें करके उन्होंने कहा है कि अगले 1 या 2 रोज़ में अमेरिका, ये बड़ी ब्रेक की है उन्होंने खबर भी कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों में अमेरिका और रशिया के वफूद दोबारा मिलने वाले हैं। इस हवाले से उन्होंने बात की है। अब उसमें क्या सीज फायर होता है, नहीं होता, क्या होता है, लेकिन एक और आज एक्टिविटी जो है वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड हुई है। पहले तो यूएसएस हैरी ट्रूमन को शिफ्ट किया था, वो यहाँ मौजूद ही था ये बहर अहमर के अंदर। अब वो ईरान के लिए था, हूतीस के लिए था, क्या था वो अभी देखना है। फिर ये कि बराह रास्त कल उन्होंने कहा ईरान से बात करो, ईरान ने कहा बराह रास्त तो बात नहीं करेंगे, क्या बात हम करेंगे। फिर उन्होंने कल जो है वो ये शिफ्ट किया, उन्होंने कहा यूएसएस जो पेट्रियट मिसाइल्स को उन्होंने शिफ्ट किया, और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने आज जो है वो इसराइल में उन्होंने जो थार्ड बैटरीज़ हैं, दूसरी थार्ड बैटरीज़, ये जो डिफेंस सिस्टम है दूसरा, वो उन्होंने शिफ्ट करने का ऐलान किया। ये पिछले साल पहली दफ़ा उन्होंने, अगर फर्स्ट स्लाइड में याद करें ना, पिछले साल हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, जब थार्ड बैटरी शिफ्ट की थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि 100 अमेरिकन फ़ौजी भी जाएंगे जो उनकी देखभाल करेंगे, और ये उस वक्त उन्होंने किया था जब ईरान से अटैक होना था, तो इस थार्ड की वजह से रोका गया था। बाकी तो सारे फारिग हो गए थे डिफेंस सिस्टम्स उनके, ये एरो और आयरन डोम और डेविड एरो और ये सारे फारिग हुए थे, थार्ड की वजह से खाली में रोका गया, तो थार्ड वहाँ पे मौजूद था। अब दोबारा एक और बैटरी जो है वहाँ पे बैटरीज को कल रात को तल अवीव में उन्होंने अमेरिकन ने भिजवाया है, और जो नेतन्याहू हैं वो हंगरी से बराह रास्त प्रवास कर गए हैं वाशिंगटन। कल उनकी मुलाकात शायद होने जा रही है वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, ये उनकी दूसरी मुलाकात होगी। और
जंग छिड़ने के बाद चौथे दफ़ा वो वाशिंगटन में जाके मिलेंगे अमेरिकी सदर से। तो वहाँ पर जो डिस्कशन होने जा रहा है वो होने जा रहा है गज़ा, वहाँ ईरान डिस्कस होने जा रहा है, और वहाँ पर डिस्कस होने जा रहा है ये कि टैरिफ्स के ऊपर, टैरिफ्स ये तो एक बहाना है ना, टैरिफ्स के ऊपर 17% लगा दी तो क्या हुआ। असल इशू ये है कि वहाँ पे गज़ा और ईरान डिस्कस होने जा रहा है। और किसी भी एक बात ये कि जी ईरान के ऊपर एक स्ट्राइक कर दी जाए, देखो ना इतनी मूवमेंट ईरान पर या हूतीस पे एक स्ट्राइक कर दी जाए, और यहाँ से ईरान का ये कहना है कि अगर हमारे ऊपर स्ट्राइक हो गई तो हम इलाके में अमेरिकन एयर बेसिस को निशाना बनाएंगे। अच्छा, गज़ा जो है, गज़ा के अंदर कत्लेआम जारी है, लेकिन गज़ा के कत्लेआम को रोकने के लिए ईरान का प्लान नहीं था बल्कि अरब प्लान था। तो अरब ममालिक ने वो जो प्लान रखा था तो वो सऊदी अरब में या यहाँ पर किसी जगह पर, सऊदी अरेबिया, यूएई, पहले तो इजिप्ट ने पेश किया था ना प्लान। पहले नेतन्याहू ने कहा था, सॉरी ट्रम्प ने कहा था कि वो एक गज़ा को खाली करके और एक वहाँ फ्रेंच रिवेरिया सारा, उसने कहा वरना इजिप्ट पेश कर दो। इजिप्ट में पेश किया था, इजिप्ट ने जब पेश किया था तो उसको फिर सऊदी अरेबिया ने, बाकी मुल्कों ने, अरब ममालिक ने इंडोर्स कर लिया था। सबसे पहले तो रियाद में जो MBS हैं उन्होंने उसको इंडोर्स किया था बुला के सबको, फिर उसके बाद जो समिट हुई थी कायरा में उसको इंडोर्स कर दिया था, फिर उसके बाद वो OIC ने कर दिया था, फिर उसकी ताईद जो है वो रशिया ने और चाइना ने और यूरोपीय मुल्क ने कर दी, ये मुतबादिल प्लान आ गया था। अब ये है कि वो कत्लेआम भी जारी है। स्टीव विटकॉफ का इन्होंने आना है यहाँ पे, ट्रम्प साहब ने दौरा करना है, 1 महीने से भी कम अरसा रह गया, और उसमें UAE का दौरा भी करने का था। उससे पहले एक तो सीज़फायर करवा के, वो गज़ा के अंदर कत्लेआम जारी है, और उस गज़ा के कत्लेआम के साथ साथ वो जो मैंने कल भी बात की थी कि वो, अच्छा एक सीज़फायर इंटैक्ट है अपनी जगह, जो बड़ी अच्छी बात है, और लेबनान और इसराइल के दरमियान सीज़फायर है, लेकिन यहाँ से वो हमले करके और प्रोवोक कर रहे हैं कि इसराइल को, ये मैंने कहा ना नेतन्याहू का वो ज़िंदगी और मौत का मसला है कि अब कैसे ये क्योंकि अगला मरला ही 2 स्टेट की तरफ जाता है ना, तो वो आगे अब व्हाट नेक्स्ट। ईरान को अगर हिट करते हैं तो उसमें सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान सुलह करवा चुका है चाइना, और ये दरमियान में बड़ी कोशिश हुई, क्योंकि देखें ना टर्की के अंदर जो है वो वहाँ से बशार अल असद के जाने के बाद जो है वो कितने मुल्कों ने सपोर्ट किया वहाँ पे अहमद शरा को। टर्की ने भी सपोर्ट किया, सऊदी अरेबिया ने भी किया, कतर ने भी किया, कतर के अमीर तो गए वहाँ पे बाकायदा दौरा किया, अहमद शरा उस अरब समिट के अंदर भी मौजूद थे। अब यह है कि ये इलाका बॉयल होकर एक्सप्लोड हो जाएगा अगर यहाँ पर, ऑलरेडी ताख़ीर बहुत हो चुकी है, बहुत ताख़ीर हो चुकी है। हमास से जो बात इन्होंने करनी थी, अब तो लोग वहाँ रमज़ान में भी शहीद होते रहे, रमज़ान में आखिरी दिनों में उनकी इफ्तारी, ईद के दिन, बाद में कल भी, लेकिन अब वो ऐसी जगह पहुँच चुका है गज़ा का मामला कि अब अगर गज़ा में प्रेसिडेंट ट्रम्प वहाँ सीज़फायर करने में नाकाम हो गए, वहाँ सीज़फायर नहीं हो रहा, और वहाँ सीज़फायर होगा तो ट्रम्प तो पुतिन की कंडीशंस पे ही होगा। पुतिन को कोई जल्दी नहीं है। पुतिन ने आज वहाँ पे जिस गांव पे अटैक किया है, वहाँ पे 19 अफराद के वहाँ पे मारे जाने की इतलात हैं, जिनमें ये वो गांव है जो कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का गांव है। तो वो तो वहाँ पे तेज़ी के साथ और मैसिव हो सकता है अगर ये चंद दिन, ये अगर सीज़ फायर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने शराइत ना मानी, प्रेसिडेंट पुतिन को जल्दी नहीं है, वो मैसिवली वो यूक्रेन के ऊपर वो जो है वो अटैक शुरू कर देंगे। और वहाँ से मार्को रूबियो ने कहा है कि अब हमारा टाइम ज़ाया ना करो, ये ना करो ना, लेकिन पुतिन को अच्छी तरह पता है कि अमेरिका इस वक्त इंगेज नहीं कर सकता अपने आप को एक बहुत बड़ी जंग में। यहाँ पे जंग में इंगेज कर लिया तो वहाँ पे शी जिनपिंग के लिए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, शी जिनपिंग के लिए तो वो कोई इशू नहीं है। असल अगर हदफ चाइना है तो फिर यहाँ अगर यूरोप में उलझ गए या मशरिक़ वस्ता में उलझ गए तो वहाँ भूल जाएं अब ताइवान और बाकी जो वहाँ पे क्वाड वार्ड वो सारा वो तो, और चाइना, ये मज़ीद आप डैमेज हो जाएंगे क्योंकि इन टैरिफ्स के नतीजे में अगर आप देखें अमेरिका की कौन सी चीज़ इस वक्त, मैं अमेरिका से क्या जूते मंगा रहा हूँ, मैं क्या अमेरिका से कोई टूथपेस्ट खरीद रहा हूँ, एक आम आदमी अमेरिका से, अमेरिका में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ वहाँ की है तो वो टेक्नोलॉजी। लोग जनाब वहाँ से जो है वो कोई चैट जीपीटी वहाँ से ले रहा है, कोई जेमिनाई के पीछे जा रहा है, कोई जो है क्लॉड के पीछे जा रहा है, कोई कह रहा है एंथ्रोपिक वाले क्या कर रहे हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या कर, यही है ना। अब आप वो चिप्स की बात हो रही है, अच्छा जी एनवीडिया वाले छोटा चिप बना रहे हैं, वो नैनो टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। अब आपने उठा के उनको फेंक दिया एक तरफ कि ये तो मेगा का इशू ही नहीं है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, ये तो टेक वालों ने खप डाली हुई है बीच में।
अगर देखें ना सेक्रेटरी खजाना की ये देखें, ये मामूली बात नहीं। इसको मैं जो बार बार बात कह रहा हूँ ना, इसको आप ये जो फॉर्च्यून का है ना, इन्होंने जो बात की है टकर कार्लसन के इंटरव्यू में सारा ये 27, ये सेक्रेटरी जो बेसेंट हैं वो ब्लेम कर रहे हैं टैरिफ सेल ऑफ को मार्केट में डिफ्लेटिंग एआई बबल। अब इन्होंने एआई बबल का लफ्ज भी कर दिया। अच्छा, ये ऑलरेडी थ्योरी है कि ये तो बबल है, ये तो .com बबल जैसे आया था उसमें एआई भी बबल है। एआई बबल नहीं है, एआई रियलिटी है। अब इसको उन्होंने .com बबल से जोड़ दिया। यानी ये होता है ना कि जब अजीब किस्म का आपने, और ये उन्होंने कहा देयर इज अ मैक 7 प्रॉब्लम नॉट अ मेगा प्रॉब्लम। ओ भाई, उनका अगर आप ये सिर्फ देखें ना, ये आप देखें याहू फाइनेंस को मैं कोट कर रहा हूँ, नहीं उससे पहले CNBC को कोट करते हैं ना, मैग्निफिसेंट 7, उनका एक दिन में 1 ट्रिलियन निकल गया। उससे पहले जब डीप सीक आई थी तो एक दिन में उनका वो ऊपर से स्टॉक नीचे गिर गए थे। अभी हमें याद है उन्होंने बात की थी सारी, एनवीडिया और ओपन एआई, और उनके स्टॉक अभी 3 महीने पहले गिर गए थे। और डीप सीक उन्होंने लॉन्च किस दिन किया था? चाइना ने जिस दिन वहां हलफबरदारी की तकरीब होनी थी, 20 तारीख को उन्होंने उठा के वो डीप सीक उन्होंने कर दिया था। अब उसके बाद ये सारा वो रीजनिंग मॉडल और जो भी उसमें है डिटेल्स में जाए बगैर। अब याहू फाइनेंस वाले 29 देखें, एनवीडिया, एप्पल, टेस्ला, स्टॉक प्लंज, लीडर एंड मैग्निफिसेंट 7 सेल ऑफ। ओ भाई, इशू ये है कि ये ट्रेड वॉर इंटेंसिफाई हो रही है, और अगर वहां पर गिर रहे हैं एप्पल वाले तो बिल्कुल ही 14% गिरे हैं ना, याहू फाइनेंस 31st, और उनका एप्पल वालों का CNBC कह रहा है कि 444.5 बिलियन वैल्यू एप्पल, सिर्फ एप्पल लूज कर गया। और ये मैग्निफिसेंट से बजाय इसके कि उनसे देखें, उनसे पैसा भी ले रहे हैं, फिर उनको, और उनकी ब्रांड यही है अमेरिका की इस वक्त, ये 1.5 ट्रिलियन उनका साफ हो गया है। 1.5 ट्रिलियन उनका, ये यानी 1 ट्रिलियन तो सऊदी अरेबिया से कह रहे थे ना आप इन्वेस्ट करें, वो 1.55 ट्रिलियन तो उनका साफ हो गया। और उसमें 60% शेयर जो हैं उनके स्टॉक में 65% फॉरेनर्स के हैं। तो बात सारी ये है कि यही तो ब्रांड है अमेरिका की इस वक्त, टेक ही तो ब्रांड है। अमेरिका का कोई टूथपेस्ट या कोई जूता या कोई चप्पल या कोई कपड़ा ब्रांड हो, भाई लोग वहां से टेक ही तो ले रहे हैं। देखे ना, ओ भाई वहां से कोक नहीं पियेंगे तो और कोला पी लेंगे, दुनिया भर में कोला बन रही है। तो मकसद है कि वो ये तो असल तो यही है ना ब्रांड। अब इसको वो फारिग कर दिया उन्होंने। तो ये एक ऐसी इकोनॉमी का एक फटा पड़ा हुआ है। अच्छा, नेतन्याहू वहां जाएगा और नेतन्याहू कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या परसों करेगा, उसमें अगर नेतन्याहू ये जंग बंद नहीं होती गजा की और कत्लेआम जारी रहता है और अरब ममालिक का प्लान रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर उसके बाद यहाँ मशरिक़ वस्त और ईरान पे अटैक और ये सारा जो किस्सा विस्सा चल रहा है, और वहाँ से पेट्रियट मिसाइल भी आ गए और कार्ल विल्सन को भी बुला लिया, और साथ उसके जो है वो पहले वो हैरी ट्रूमन भी मौजूद है और जंगी बेड़े में। यहाँ जंगों की तो इस्तेदाद नहीं है। जंगों की वजह हिस्सा ही तो 36 ट्रिलियन का कर्जा चढ़ा है ना अमेरिका में, 36 ट्रिलियन। और एक स्लाइड यहाँ पे रह गई थी, अगर मैं दिखा सकूं क्लोजर करने से पहले, ग्रॉस नेशनल डेट रीचेस 36 ट्रिलियन। इसका नंबर, मुझे स्लाइड का नंबर अगर टीम इसमें हेल्प आउट करे, इसका हम सिर्फ लिंक दे जाएं तो अंदाज़ा हो कि 36 ट्रिलियन का जो है वो कर्जा है इस वक्त अमेरिका पे, 36 ट्रिलियन का। ये मैं उनके फेडरल बजट को कोट कर रहा हूँ। 22 नवंबर 2024 जो मैंने बात की थी ना कि मैं उनके जो फेडरल उनका जो बजट है उसके ही डॉक्यूमेंट्स को कोट कर रहा हूँ कि उनका जो कर्जा है ग्रॉस नेशनल डेट अमेरिका का वो 36 ट्रिलियन डॉलर्स का हो चुका है। तो इस 36 ट्रिलियन डॉलर्स के नुकसान बिल्कुल वैसे हुआ है जैसे दूसरी जंग अजीम के बाद स्टर्लिंग डूब गया था। तो अब डॉलर को बचाने के लिए अमेरिका ने ये दुनिया भर पे टैरिफ्स लगाए हैं, लेकिन और अपना पैसा, जाहिर है कि उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अगर उसमें ये उनकी मैग्निफिसेंट 7 फारिग हो जाती है, मार्क माई वर्ड्स कि अगर मैग्निफिसेंट 7 को फारिग करते हैं ना अपने टेक को, और ये इस तरह से करते हैं कि एप्पल कुछ नहीं है, आईफोन कुछ नहीं है, ओपन एआई गिर गया, एनवीडिया को गिर गया, उधर ताइवान को जो करना, इनकी बाकी ब्रांड्स के पीछे कोई कुछ नहीं जाएगा। अमेरिका से क्या खरीदता है दुनिया का आदमी? भाई अमेरिका दुनिया से, मुझे बताएं ना कौन सी अमेरिकन ब्रांड ये इतनी गलत ट्रम्प की पॉलिसी होगी, और उसके नतीजे में ये अगर फारिग करते हैं ना इलॉन मस्क को,
इलॉन मस्क से बात चल रही है डेमोक्रेट्स की। इलॉन मस्क रिपब्लिकन नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। इलॉन मस्क हो सकता है वो ये पूरी सूरत हाल देखे ना तो रिपब्लिकन उसको उससे राब्ते में है इस वक्त। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। डेमोक्रेट्स राब्ते में रिपब्लिकन के साथ माजरत कलाम। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।